Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Alham Dynamic World. Today we are going to discuss first topic of chapter number 13, that is biochemistry. First of all हमें ये पता होना चाहिए कि बायोकेमिस्ट्री जो है उसकी डेफिनेशन क्या है और फिर इस चैप्टर जिसका नाम बायोकेमिस्ट्री है इसमें हम किन मैक्रोमॉलिक्यूल्स को हम डील करेंगे। तो जैसे कि आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 1 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी, बिल्कुल ऐसा सेम डेफिनेशन है। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, रिएक्शंस ऑफ मैटर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी केमिकल्स पाए जाते हैं उन केमिकल्स का स्ट्रक्चर क्या है, उनकी कंपोजिशन क्या है, वो किस तरह से रिएक्शन करते हैं, उनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, इन सारों को हम किस में डील करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। लेकिन ये चीजें जो हैं अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने कौन से मैक्रोमॉलिक्यूल्स को डील करना है। तो बेटा हमने इसमें 5 मैक्रोमॉलिक्यूल्स को डील करना है। मैक्रोमॉलिक्यूल किसे कहते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर वेट बड़ा हो। तो इंट्रोडक्शन में जैसे कि वो बताता है कि हम इसमें डील करेंगे मैक्रोमॉलिक्यूल्स को, जिसमें आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 2 पे प्रोटीन्स को डील करेंगे। प्रोटीन क्या होती है? हमारी बॉडी जो है इट इज फुली प्रोटीन। हमारी बॉडी की जो गोश्त है, जो बोन्स हैं, ठीक है, जो हड्डियां हैं, इसी तरह जो हम दालें खाते हैं, जो हम फिश, एग, मिल्क खाते हैं, ये सारी प्रोटीन है। और कार्बोहाइड्रेट में जितने भी हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और इसके अलावा मेज, बार्ले और व्हीट, राइस, चावल, रोटी जो हम खाते हैं वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, 3rd नंबर पे आता है लिपिड्स। लिपिड्स में फैट्स एंड ऑयल्स आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स में अगर देखें तो प्लांट्स में सनफ्लावर ऑयल है, कोकोनट ऑयल है। इस तरह एनिमल से जो लिपिड्स मिलते हैं वो हमारे पास घी की शक्ल में आते हैं, जिनको हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। 3रे नंबर पे लिपिड्स। 4th ones आर द न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लियस के अंदर कुछ एसिड सब्सटेंस पाए जाते हैं जिनको न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं, जो कि फर्दर कैटेगराइज है डीएनए और आरएनए। तो न्यूक्लिक एसिड में फिर हम डीएनए और आरएनए को डील करते हैं। 4th one इज न्यूक्लिक एसिड एंड द लास्ट वन इज विटामिन्स। जैसे कि आपको पता है कि विटामिन्स जो हैं दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी ग्रोथ के लिए विटामिन्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई, के, जो कि लास्ट लेक्चर में आप लोग पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट, अब हम सबसे पहला जो मैक्रोमॉलिक्यूल है उसको डील करते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट की हम 3 टाइप्स को भी डील करेंगे, दैट आर मोनोसैकेराइड, ओलिगो एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या है। तो वो ये कहता है कि कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब है? यहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्सी से मुराद ये है कि इसमें बहुत से, पॉली मीन मैनी, हाइड्रोक्सी मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, और एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड क्या होते हैं? चैप्टर नंबर 11 में आप पढ़ के आए हैं फंक्शनल ग्रुप, जिसमें एल्डिहाइड का आप फंक्शनल ग्रुप पढ़ के आए हैं CHO, और कीटोन का जो आप फंक्शनल ग्रुप पढ़ के आए हैं ये वाला। तो अभी हम आगे एग्जांपल्स पढ़ेंगे जिसमें आप ये देखेंगे कि किस तरह से फंक्शनल ग्रुप वहां इसमें यूज होते हैं। अच्छा जी, तो ये जो होगी कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन। अब देखते हैं इसका जनरल फार्मूला क्या है, जो कि काफी दफा बोर्ड में शॉर्ट एमसीक्यूज के तौर पे आया हुआ है। तो देयर जनरल फार्मूला इज, ये जिसका जनरल फार्मूला है CnH2ON। N मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। जिस तरह ग्लूकोज है C6H12O6, तो उसमें N की वैल्यू क्या है? 6 है। 6 पुट करेंगे, फार्मूला लगाएंगे आप, एम्पिरिकल फार्मूला लिख के, तो आपके जो है वो फार्मूला बन जाएगा। तो ये इसका है जनरल फार्मूला। अब हम देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये कैसे बनते हैं, इसके सिंथेसिस कैसे होती है। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स बनाते हैं, तो आइए देखते हैं प्लांट किस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। तो सिंथेसिस हमने देखनी है इसकी कि किस तरह से प्लांट सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। ये देखें जी,
प्लांट्स क्या करते हैं, जमीन से वाटर लेते हैं और हवा से एक कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जी इन्होंने जमीन से वाटर लिया, ये वाटर ले लिया, और इनकी बायोगैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इन्होंने इन दो चीजों को मिलाया, और इन दो चीजों को मिलाने के बाद इन्होंने बना दिया ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिले और बन गया ग्लूकोज C6H12O6 एंड ऑक्सीजन। तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन गया। तो इस तरह से ये जो ग्लूकोज है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये ग्लूकोज किस फॉर्म में होता है, ये ग्लूकोज जितने भी हम फ्रूट्स खाते हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो उसकी शक्ल में स्टोर हो जाता है। कुछ ग्लूकोज ये अपने यूज के लिए, सर्वाइवल के लिए अपने रूट्स में रह जाते हैं, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको प्लांट्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल में स्टोर कर लेता है, जिसको इंसान जाके चोरी कर लेता है। तो ये थी सिंथेसिस। अब ये सिंथेसिस कैसे, किस तरह से सिंथेसाइज करते हैं, फोटोसिंथेसिस के मेथड से। तो फोटोसिंथेसिस में क्या किया उन्होंने, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ा और उससे क्या बना दिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना दिए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये एक इक्वेशन भी आती होती है, और ये काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट देखते हैं जी, जो कार्बोहाइड्रेट की 3 टाइप्स हैं वो क्या है और किस तरह से उसको एक्सप्लेन किया गया। तो कार्बोहाइड्रेट की बेटा 3 टाइप्स हैं। कार्बोहाइड्रेट की 3 टाइप्स है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो आइए जी सबसे पहले हम देखते हैं मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वो ये कहता है कि मोनोसैकेराइड आर डिफाइंड एज दे आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और कार्बन एटम भी कितने होते हैं, 3 to 9 कार्बन एटम। तो बेटा यही मोनोसैकेराइड की डेफिनेशन है कि मोनोसैकेराइड आर मेड अप ऑफ 3 to 9 कार्बन एटम्स, दीज आर कॉल्ड मोनोसैकेराइड। और इन्हीं कार्बन एटम की बेसिस पे इनकी क्लासिफिकेशन भी की जाती है। अगर 3 कार्बन है तो ट्राइओसिस, 4 है तो टेट्रोसिस, देन पेंटोसिस, हेक्सोसिस एंड हेप्टोसिस एंड सो ऑन। तो कार्बन एटम की बेस पे कि उसमें कितने कार्बन एटम हैं उसको हम क्लासिफाई करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम की बेस पे मोनोसैकेराइड्स को। तो इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड है वो है हेक्सोसिस। तो इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो किस पे की जाती है, आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है जी। और वो क्या क्लासिफिकेशन होगी, ट्राइओसिस अगर 3 है तो, टेट्रोसिस, पेंटोसिस एंड सो ऑन। और सबसे इंपॉर्टेंट वाली कौन है, हेक्सोसिस। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये आपके एमसीक्यूज भी है। अब इन्हीं की हम एग्जांपल लेते हैं। 2 हेक्सोसिस शुगर है, जो है मोनोसैकेराइड की एग्जांपल लेते हैं, जिसकी एग्जांपल है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज की अगर हम, और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ये कैसे बना ड्रॉ करना है जल्दी से देख लेंगे। ये जो ग्लूकोज है और ये जो फ्रुक्टोज है, ये क्या है, दीज आर द हेक्सोसिस शुगर्स। क्लियर। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करना है ये जरा गौर से समझना है आपने। सबसे पहला काम जो है वो आपने क्या करना है, 6 कार्बन ड्रॉ करने हैं। तो आइए 6 कार्बन ड्रॉ करते हैं दोनों तरफ। तो ये देखें जी, फर्स्ट कार्बन, सिक्स कार्बन ड्रॉ कर रही है, बिल्कुल ऐसे, इधर भी 6 कार्बन ड्रॉ करें।
तो 6 कार्बन हमने ड्रॉ कर लिए, ठीक है। ये देखें जी, यहां पे मैं नंबरिंग कर देता हूं ताकि आपको इजी हो जाए। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, 3, ठीक है। नंबरिंग क्यों की है? क्योंकि अगर अल्टरनेशन आनी है तो मैं आपको बता देता हूं। अब अगला काम, पहला स्टेप क्या था कि 6 कार्बन ड्रॉ कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने हर कार्बन के साथ एक तरफ OH लगाना है और एक तरफ H लगाना है। तो आइए लगाते हैं, और दूसरी तरफ आपने H लगाना है। सर इधर क्यों नहीं OH लगाया? इधर ऑपोजिट हो जानी, पोजीशन उल्ट हो जानी है। यहां पे पोजीशन ऑल्टरनेट कर देंगे 3 कार्बन की, तो हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और OH इधर आ जाएगा। ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। अब एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? सर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। वेरी गुड। तो 4 कार्बन के हिसाब से बाकी कार्बन की वैलेंसी पूरी करते हैं। ये देखें, यहां पे कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? अपने सराउंडिंग में 3 बॉन्ड बनाए हैं, एक ऊपर कार्बन के साथ, सेकंड और ये थर्ड बॉन्ड, और एक कार्बन की वैलेंसी अभी एक रहता है, तो एक और हाइड्रोजन हम लगा के इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड कर देंगे। तो ये जी हमारा जो है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। सर इधर क्यों नहीं हाइड्रोजन लगाया आपने? गुड क्वेश्चन। क्योंकि बेटा ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, यहां पे हम नहीं लगाते हाइड्रोजन। ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है CaOH, ठीक है, जिसको इस तरह से लिखते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, और इस तरफ कार्बन ने जो है वो नीचे बॉन्ड बनाया हुआ है इस तरह से। तो ये जो पोर्शन है पूरा ये इस तरह से है, क्लियर जी। तो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है ये वाला। अब हम देखते हैं फ्रुक्टोज का कैसे ड्रॉ करना है। तो इसके दूसरे और तीसरे कार्बन पे चेंजिंग्स आनी है। इधर कहां पे आई है? फर्स्ट वाले पे सिर्फ, तो इसके दूसरे और तीसरे पे। तो आइए जी, सबसे पहले हमने क्या सीखा था कि हमने OH लगाया, अब हमने OH लगाने और दूसरी तरफ H लगानी। तो लगाइए जी, OH OH, फिर इस तरफ क्या लगाएंगे? H। कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए एक और हाइड्रोजन यहाँ। अब क्या होगा? थर्ड में हमने कहा था कि क्या होना है? अल्टरनेशन होनी है, जैसे यहाँ पे साइड पे हुई है। हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर आ जाएगा। सर ऑक्सीजन इधर हाइड्रोजन क्यों नहीं लिख सकते कि बॉन्ड बेटा ऑक्सीजन बनाता है। अब सेकंड में सर क्या गेम है? सेकंड पे आपका फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। देखिए कार्बन मौजूद है, कार्बन मौजूद है, सिर्फ ऑक्सीजन लगाना है इसके साथ, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, क्लियर। तो ये कीटो ग्रुप है, और ये आपका कौन सा ग्रुप है बेटा? ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है और ये आपका कीटोन ग्रुप है, ठीक है जी। ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। अच्छा, अब जरा डेफिनेशन देखें कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन को। कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन हमने क्या किया था कि दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब खुद ही देख रहे हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, मतलब मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। देखें मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मैनी मतलब मोर देन 3, इधर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ग्लूकोज, और फ्रुक्टोज क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इज दैट क्लियर? ये आपके एमसीक्यूज भी है कि ग्लूकोज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है कि कीटोन। तो ये बेटा जी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो है ये स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं लास्ट इसकी बात कि मोनोसैकेराइड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक हेडिंग का फर्क है। नंबर 1, इनके टेस्ट की बात करेंगे कि मोनोसैकेराइड कैसे होते हैं, टेस्ट कैसा होता है। तो दे आर स्वीट इन टेस्ट, ठीक है। अब अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जब ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज मिलता है तो वो बनाता है लैक्टोज। तो जो सबसे फेमस जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं दे आर
इंपॉर्टेंट वाले कौन से हैं? ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड सॉरी। और डाइसैकेराइड्स की ये 3 एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। अब हम देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला डाइसैकेराइड में फर्दर जो इंपॉर्टेंट है जो कि सुक्रोज, वो कैसे बनता है, उसकी हाइड्रोलाइसिस की इक्वेशन जो है वो बोर्ड में आती है कि हाइड्रोलाइज करके दिखाएं। तो सुक्रोज को बेटा चीनी भी कहते हैं, जो घर में हम शुगर यूज करते हैं चीनी, उसको उसका नाम सुक्रोज है। तो आइए देखते हैं कि वो किस तरह से हाइड्रोलाइज होती है। ठीक है, ये देखें जी, ये आपके पास सुक्रोज C12H22O11, इसको जब हमने हाइड्रोलाइज करना है तो इसमें हम क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl डालेंगे और हीट करेंगे इसको। जब हम इसको हीट करेंगे तो जिनसे ये मिलकर बना था, किससे मिलकर बना था, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से, उसी में ये ब्रेक हो जाएगा। तो C6H12O6, C6H12O6, इसके 2 मॉलिक्यूल्स में ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज का, एक ग्लूकोज का। सर फार्मूला तो सेम है, तो बेटा इनका फार्मूला सेम है, दीज आर द आइसोमर्स। ठीक है, ये आइसोमर्स है, इनके फार्मूला सेम होते हैं। आप काउंट कर लें कि नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम है कि नहीं, तो आपको पता चल जाएगा। और तो इसमें ये ब्रेक हो जाता है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलाइसिस, कि जब हम सुक्रोज को वाटर में डालते हैं और वाटर की मदद से फिर हम उसको हीट करते हैं, डाइल्यूट HCl उसमें डाल के उसको हीट करते हैं, तो वो हाइड्रोलाइज हो जाता है, वाटर की मदद से वो ब्रेक हो जाता है, उसे कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो ये हाइड्रोलाइसिस की इक्वेशन थी जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है ओलिगोसैकेराइड की। तो बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज है, स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, सोलुबल इन वाटर, सोलुबल इन वाटर। सिर्फ फर्क ये है कि ये रिड्यूसिंग शुगर है, तो ये हमारे पास रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं और नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं। तो ये मैं लेकर आऊं, ये यही प्रॉपर्टीज इसकी आ जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है जैसे यहाँ पे है, सिर्फ आखिरी वाली प्रॉपर्टीज जो है उसमें आपने ऐड कर देना है कि रिड्यूसिंग के साथ साथ ये नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं। बाकी सारे वही हैं कि जब हम इसको वाटर में डालेंगे तो दीज आर, वैसे बुक में पहले वाली लाइन ये लिखी है देयर व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड इधर भी, फिर इसको वाटर में डिसॉल्व, इस तरह याद करें, वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, होने के बाद वो टेस्ट कैसा आएगा उसका, स्वीट आएगा। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की। तो पॉलीसैकेराइड्स भी कौन बनाते हैं, मोनोसैकेराइड्स। तो अब हम देखते हैं कितने मोनोसैकेराइड होते हैं, तो दे आर हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं बेटा, वो पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं। तो 100 to thousands ऑफ जब मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसकी एग्जांपल्स मैंने यहां पे लिखी है पॉलीसैकेराइड्स की, स्टार्च एंड सेलुलोज। इज दैट क्लियर? तो ये इसकी एग्जांपल्स है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज बेटा इसकी किस तरह से याद रखनी है, इसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों के बिल्कुल उल्ट है, बिल्कुल इनवर्स है। सर फॉर एग्जांपल ये क्या है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो ये एमोर्फस सॉलिड्स है, ये स्वीट इन टेस्ट है, ये टेस्टलेस है, ये वाटर में सोलुबल है, ये वाटर में सोलुबल नहीं है। ठीक है, और आखिरी बात कि ये रिड्यूसिंग है, ये नॉन रिड्यूसिंग है और ये दोनों है। इस तरह से याद कर लेना, ये वाले रिड्यूसिंग एंड वाले नॉन रिड्यूसिंग और दरमियान वाले दोनों हैं। तो प्रॉपर्टीज मैं लिख रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं और इन तीनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। जो मोनोसैकेराइड है ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आता होता है। ठीक है, और यहां तक फिर आपने एक्सप्लेन करना है इसको डिटेल में जाके। इज दैट क्लियर? जनरली इसकी प्रॉपर्टीज जो है शॉर्ट में पूछी जाती हैं मोनोसैकेराइड की। डेफिनेशन तो उसमें हम डेफिनेशन एग्जांपल बता देंगे। अब लास्ट हम सेकेंडली बात करते हैं कि इसके सोर्सेज के हैं, यूजेस के हैं और फिर हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से कार्बोहाइड्रेट आते हैं और वो किस तरह से कन्वर्ट होते हैं, और लास्ट में हम ड्रिप सिस्टम देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसके सोर्सेज के हैं जहां से आपके एमसीक्यू ज्यादा होते हैं। ठीक है, सोर्सेज की अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले जो मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड में कौन आते हैं, मोनोसैकेराइड में हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आते हैं। सर ये हमें कहां से मिलते हैं, कौन सी हम चीजें खाएंगे तो वहां से ये हमें मिलेंगे। तो ये हमें बेटा मिलेंगे फ्रूट से, वेजिटेबल से, इसके अलावा हनी और सीरल से। फिर इसी तरह अगर हम ओलिगोसैकेराइड्स की बात करें तो ओलिगोसैकेराइड की 3 एग्जांपल्स हैं, पर वो किस तरह से याद रखने वो मैंने आपको बता दी हैं। सबसे पहले अगर हम माल्टोज की बात करें तो वो हमें मिलता है सीरल से, और इससे फिर जो सुक्रोज की अगर हम बात करें
तो ये हमें मिलते हैं शुगर बीट से, शुगर केन से और फ्रूट से। क्लियर हो गया। इसी तरह से लैक्टोज की बात करें तो ये हमें डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, मिल्क एंड कर्ड से। तो पॉलीसैकेराइड्स की फिर बात आ जाती है। पॉलीसैकेराइड की बात करें तो हमारे पास स्टार्च और कॉटन आ जाते हैं। जो स्टार्च हमें मिलती है वो हम जो रोटी खा रहे हैं वो भी स्टार्च है, जो हम चावल खा रहे हैं वो भी स्टार्च है। तो क्रॉप से मिलती है, राइस से मिलती है। इसी तरह कॉटन की बात, सेलुलोज की बात करें तो कॉटन जो है वो आपकी प्योर सेलुलोज है, प्योर सेलुलोज इज प्योर कॉटन। तो ये आपके एमसीक्यूज भी है। अब हम यूजेस की बात करते हैं कि यूजेस जो कि इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। ये अलग से आपका जनरली वैसे यहां तक एक टॉपिक है, इससे आगे पूरा दो टॉपिक, दूसरा सेकंड टॉपिक है, ठीक है। तो ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि यूजेस क्या हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुगर लेवल। तो कार्बोहाइड्रेट बेटा क्या करते हैं, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो ये हमारे डाइजेशन होने के बाद हमारे स्टमक में, हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे ब्लड की शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। क्लियर सर। अगर हम ये कार्बोहाइड्रेट्स ना खाएं फिर क्या होगा, फिर बेटा हमारी बॉडी का शुगर लेवल कम हो जाएगा, और जब वो कम हो जाएगा तो उसकी एक कंडीशन, उसको डिजीज कहेंगे, दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, व्हाट इज हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है। लो शुगर लेवल, अगर शुगर लेवल लो हो जाए, लो शुगर लेवल इन ब्लड इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया थेरेपी। तो ये भी हम इसको कह सकते हैं। क्लियर जी। अच्छा, अब इसमें इसकी जो आप बॉटल लेकर आते हैं उसके ऊपर डिफरेंट कंसंट्रेशन लिखी थी इस तरह से, T5W मतलब 5% डेक्सट्रोज, 5% डेक्सट्रोज इन 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन। इसी तरह 10% और 20% डिफरेंट परसेंटेज जो पेशेंट के, जो हम ब्लड सैंपल लेंगे उसके मुताबिक उसको ड्रिप लगाएंगे, ठीक है। अब लास्ट में हम बात करते हैं, इसके ऊपर एक साइड नोट दिया गया है कि किस तरह से कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होते हैं। तो जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं बेटा, उसके 1 ग्राम से हमें 17 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड होती है, हमारी बॉडी को मिलती है। जब हम फूड खाते हैं, फूड को चबाते हैं और वो स्टमक में जाते हैं, उसके डाइजेशन होती है, तो वो क्या करती है, सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और उस शुगर को फिर आगे 3 मेथड्स के जरिए डिफरेंट जगहों पे स्टोर किया जाता है। सबसे पहले तो अगर वो शुगर हमारे ब्लड स्ट्रीम में गई है तो वो आगे जाके मसल्स एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएगी मसल्स में। इसी तरह उसको हम हमारा जो लिवर है उसको ग्लाइकोजन की शक्ल में कन्वर्ट करके उसको स्टोर करता है, और फिर लास्ट पे वही शुगर अगर हम खाना ज्यादा खा रहे हैं और हम बैठ गए, हमने वो नहीं की हमने, तो वही जो है वो हमें ओबेसिटी हो जाएगी, वो हमारे फैट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और हम मोटापा हो जाएगा। तो बेटा दिस वाज आवर टुडेस लेक्चर। इसका जो है लॉन्ग क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चंस है, यहाँ तक एक अलग से लॉन्ग है, आगे अलग से लॉन्ग है। तो दिस वाज आवर टुडेस लेक्चर बेटा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।